नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंदर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और सबसे लास्ट में संसारण एवं विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की अपनी 2 क्लासें हो चुकी है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है, इसके अलावा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण और सक्रियता श्रेणी के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। अब हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और इन टेस्टों में आपके 30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे और ये 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। जो थर्मिक व एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक ऊष्माशोषी। तो नाम आप जानते हो, नाम से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इनके एग्जाम्पल की हमें पहचान करनी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा क्या हो, बाहर निकलती हो, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल आप समझना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोयले का दहन। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा कोयले का दहन। सीधी बात है कि जब आप कोयले को जलाओगे तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रिएक्शन याद होनी चाहिए C+O2, C+O2, तो CO2 बनी और साथ में क्या बाहर निकल गई, आपकी ऊष्मा। तो क्लियर होनी चाहिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनेगा उसके साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। C+O2 से CO2 प्लस ऊष्मा, कोयले का दहन। अब सीधी बात है, जितनी भी जलने वाली अभिक्रिया होगी, दहन, जलाना, तो उन सब में ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो सब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अब 2 क्वेश्चन हम NCERT की बात कर लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है श्वसन। श्वसन क्या है? भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है, भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है उसे हम श्वसन कहते हैं, जिसके दौरान अपने शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। अर्थात श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जो श्वसन में भी जो भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, तो C6H12O6, ये हमने क्या लिख दिया, ग्लूकोज, और इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो CO2, तो C6H12O6 प्लस 6। अब जो भोज्य पदार्थ आपने यहाँ ग्लूकोज लिया है, जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 बनेगा। अगर कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो 6 तो ये बन जाएगा, और ये 6 CO2 प्लस 6 H2, और साथ में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि ऊर्जा या ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समीकरण बिल्कुल याद होनी चाहिए। और वैसे ऑक्सीकरण भी हो रहा है यहाँ पे, ये भी आपके माइंड में बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ग्लूकोज का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो C6H12O6 प्लस 6
O2 से 6CO2 प्लस 6H2 का निर्माण होता है, साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इसके अलावा अपनी 10th क्लास की NCERT बुक में ये भी दिया है कि जो वनस्पति पदार्थ होते हैं उनका जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो भी आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों जिसको हम बोल सकते हैं वनस्पति द्रव्य, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि चूने को जैसे आप पानी में मिलाओगे तो चूना पानी के साथ गर्म करता है तो चूने का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार को जब हम आपस में मिलाते हैं, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो लवण प्लस वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद होना चाहिए कि चूने को पानी में मिलाना, चूने को पानी में मिलाना, ये रिएक्शन मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको डिटेल से बताई थी। अब चूने का मतलब आप समझने लगे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिन बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसको हमने किस में मिला दिया, जल में, तो बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, और साथ में यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर है। इसके अलावा ये रिएक्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल के रूप में हम बात की तो मैंने लिख दिया HCl, यहाँ लिख सकते हैं स्पेशल है, अम्ल के रूप में HCl, क्षार के रूप में NaOH। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो NaCl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, मतलब NaCl बन जाएगा, और साथ में क्या बाहर चला गया, जल, और साथ में क्या उत्पन्न हो जाएगी, ऊष्मा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल क्षार की जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि वॉशिंग पाउडर होता है, उसको आप पानी में मिलाओगे तो आप ये महसूस करोगे पानी हल्का सा गर्म हो जाता है। या जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे चीनी है, चीनी को आप पानी में डालोगे तो आप महसूस करोगे जो चीनी का जो पानी बन रहा है, जैसे नींबू पानी बनाते हैं उसमें चीनी मिलाते हैं तो पानी थोड़ा सा ठंडा होता है। ठंडा होने का मतलब वहाँ तो ऊष्मा शोषी हो गई, और गर्म हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी है। तो यहाँ पर एक लिख लो कि वॉशिंग पाउडर कि 1 गिलास पानी में वॉशिंग पाउडर डालने पर, 1 गिलास पानी में आपने क्या डाल दिया, वॉशिंग पाउडर डाला गया तो पानी क्या हो जाता है आपका, गर्म हो जाता है, तो हल्का सा, तो वो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी है। इसके अलावा अगर हम बात करें किण्वन, क्या लिखा है, किण्वन, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। फिर से रिपीट कर दूं कि ऊष्माक्षेपी तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बोल दिया, या हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल बिल्कुल याद होनी चाहिए, कोयले का दहन, अब किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो वहाँ सीधी सी बात है कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। ये विशेष याद करना, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चूने को पानी में मिलाना, ये कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, किण्वन है, या वॉशिंग पाउडर मिलाते हो, ये सब किसके एग्जाम्पल, आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्माशोषी। सीधी बात है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, तो वो क्या होगी आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो जब नींबू पानी बनाते हैं उसमें चीनी मिलाते हैं तो पानी हल्का सा ठंडा होता है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल, ऊष्माशोषी एग्जाम्पल है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों में ये आता है विशेषकर कि सर रिएक्शनें लिखी हुई मिलती है और उनके आगे मान लिखा हुआ होता है। अब कहीं पर मान प्लस में होता है, कहीं पर मान माइनस में, तो कौन सी ऊष्माक्षेपी और कौन सी ऊष्माशोषी
सौसी, वो मैं अभी बताऊंगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मिटा देता हूँ अब इसको। इसके बाद हम बात करते हैं उष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा शोषी क्या लिखा हुआ है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे? उष्मा का क्या होगा? यहाँ पर अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण। क्या लिखा है? उष्मा का अवशोषण। तो यह 2-3 में एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो, बात करें कि एक तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ग्लूकोज का जो जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा देखो और एग्जांपल की हम बात करें तो N2+O2 से आपका 2NO बन गया। अब क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया तो हमें देखने में पता चलेगी नहीं, उष्मा क्षेपीय शोषी, तो यहाँ आगे उष्मा का मान लिखा होगा। लेकिन ध्यान रखना, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए जो मान होगा वो माइनस में होगा और क्षेपीय अभिक्रिया में वो प्लस में होता है। तो जैसे माइनस उष्मा लिखा होगा, तो समझ जाना। इसी के अलावा एक जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, H2+I2 का एग्जाम्पल है कि 2HI, तो क्या बन गया? H2+I2 और साथ में क्या हो गई? उष्मा बाहर चली गई। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके जो कन्फ्यूजन होता है उसको मेरे, और एक एग्जाम्पल हो रहा था आपका प्रकाश संश्लेषण का। किसका? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जो अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अर्थात वहाँ उष्मा को ग्रहण किया जाता है। तो कोई भी अभिक्रिया अगर प्रकाश की उपस्थिति में होगी, उष्मा की उपस्थिति में होगी, या किसी में हम गर्म करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि आपको क्वेश्चन ये दे दिया, कपूर का उद्पातन। तो कपूर का उद्पातन का मतलब क्या था? आपको कपूर था, सॉलिड स्टेट में था, आपने कपूर को गर्म किया। अब गर्म करने का मतलब आपने उसको उष्मा दी है, और आपने उसको उष्मा दी, इसका मतलब उसने उष्मा को ग्रहण किया है, और कपूर वहाँ ठोस अवस्था से जो कपूर है वो सीधे किस में परिवर्तित हो गया? गैस में परिवर्तित हो गया। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार की अभिक्रिया होती है परिवर्तित वाली, वो सब कौन सी होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना कि उष्मा, देखो यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूँ कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए उष्मा को उत्पाद के साथ प्लस, उत्पाद के साथ किसका निशान? प्लस की, प्लस का निशान लगा के उसकी मात्रा लिखाई जाती है, प्लस लगा हुआ मिलेगा, और उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा को उत्पाद के साथ किसका निशान? माइनस का निशान लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि काफ़ी बार रिएक्शन या एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन होता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे A+B लिखा और मैंने C बनाया। अब C की सर अगर माइनस में उष्मा का मान दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए उष्मा को उत्पाद के साथ माइनस के रूप में दर्शाया, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। लेकिन अगर प्लस के रूप में उसका मान दर्शाया है तो वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। उम्मीद है ये चीज़ें बात समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल की मैं बात नहीं करता, ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, या ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब हम उसको उष्मा दे रहे हैं, वो सब उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। जैसे एक एग्जाम्पल कपूर का उद्पातन,
कपूर को ठोस अवस्था से हमने सीधा किसमें परिवर्तित किया, गैस में, तो ये कब परिवर्तित होगा, जब हम उसको उष्मा देंगे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल, उष्मा श्वसन अभिक्रिया के। और ये चीज़ कर लेना, अगर प्लस के साथ उष्मा लिखी हुई हो, प्लस के साथ उष्मा लिखी हुई हो तो वो तो अभिक्रिया हो जाएगी आपकी उष्मा 6P, और अगर माइनस के साथ उष्मा लिखी हो तो वो अभिक्रिया हो जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये आपकी आरबीएससी बुक के अंदर ये लाइन एज इट इज ऐसे कैसे लिखी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मंद एवं तीव्र अभिक्रिया को। विशेष इतना कन्फ्यूजन वाला टॉपिक नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, उसके बारे में बात करते हैं। मिटा दो इसको। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, फास्ट एवं स्लो रिएक्शन। देखो कि तीव्र अभिक्रिया इनको होने में बहुत कम समय लगता है, और विशेष के जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है, आयनिक अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। जैसे अम्ल परबल अम्ल और परबल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है वो 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड में संपन्न हो जाती है। तो तीव्र अभिक्रिया मुख्यतः आयनिक कंपाउंडों के मध्य होती है। मंद अभिक्रिया के एग्जाम्पल बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिनको कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, कि 1 2 दिन 10 दिन की बात है, काफ़ी टाइम लगता है इन अभिक्रियाओं में। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, हो गया। अब जो इसको हम बात करें कि सबसे पहले हम बात किसके बारे में लिख लें, तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। एक तो इन तीव्र अभिक्रिया के बाद के इन अभिक्रियाओं को क्या लिखा है, इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत कम, इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है। सामान्यतः ये आयनिक अभिक्रियाएं होती है, या आप कह सकते हो आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके मध्य संपन्न होती है। सामान्यतः ये आयनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल लिखे समझने के हिसाब से कि परबल अम्ल तथा परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया, परबल अम्ल तथा परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड में संपन्न हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझे इसका, परबल अम्ल के रूप में ले लिया हमने HCl, परबल क्षार के रूप में ले लिया NaOH, क्या बनेगा NaCl प्लस H2। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में केवल कितना समय लगता है, 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड। सोच दो 1 सेकेंड से भी बहुत कम है। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, तीव्र अभिक्रिया हो जाती है। इसके अलावा देखो आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल का मतलब किसी अभिक्रिया को आधा संपन्न होने में जो समय लगता है वो उसका अर्धायुकाल कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड होता है, बहुत कम होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन अपने को याद होनी चाहिए, क्या होता है इसमें 6CO2 प्लस 12H2। तो कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल हरित लवक में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ऐसे नहीं रुक दिया तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी काफ़ी तीव्र गति से संपन्न होती है। और जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है जैसे HgNO3 प्लस KCl के मध्य अभिक्रिया करवाई, HgNO3 प्लस KCl के मध्य अभिक्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया में होता क्या आपका कि यहाँ से Hg और यहाँ से Cl, AgCl अलग हो जाएगा, उधर KNO3 का निर्माण हो जाता है। तो क्या बनता है HgCl प्लस
KNO3। मैंने अपनी लास्ट क्लास में इस अभिक्रिया के बारे में बात की थी और कहा था कि AgCl कैसा अवक्षेप होता है, सफ़ेद रंग का, सफ़ेद। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि तीव्र अभिक्रिया मतलब इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और तो बाकी बातें आपकी रहेगी, जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है वो मुख्यतः कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण और आयनिक यौगिकों के मध्य जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? आपकी तीव्र अभिक्रिया होती है। इसके बाद अगर हम यही बात कर लेते हैं मंद अभिक्रिया की, तो मंद अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कई घंटे, महीने या साल लग जाते हैं। तो लिख सकते हैं इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कुछ घंटे, दिन या वर्ष लग जाते। नाम से क्लियर, मंद का मतलब काफ़ी समय लगेगा। हमें एग्जाम्पल की बात करनी है तो मंद अभिक्रिया की जब एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल हम मानते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, कि जो लोहे पर जो जंग लगने की रिएक्शन होती है वो काफ़ी स्लो होती है। अगर समझना भी चाहे तो देखो Fe, लोहे पर जंग कब लगता है? जब लोहा वायु प्लस नमी मतलब जल के संपर्क में आएगा। जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है तब उस पर जंग लगता है। और जंग लगने पर बनता क्या है आपका? Fe2O3 डॉट XH2 लिखते हैं। तो इसको इक्वल करना है तो 4 3 6 2 आगे फिर 3H2, ये हो गया लोहे पर जंग। समझ में आ गया? तो Fe+O2 प्लस H2 से Fe2O3 डॉट XH2 या रिएक्शन के अकॉर्डिंग में लिख दे 3H2। तो ये क्या? लोहे पर जंग। तो ये अपने टॉपिक यहाँ से पढ़ा था कि तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया कौन सी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। अब देखो आगे बात करें, देखो नेक्स्ट रिएक्शन बात करें उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। नाम से क्लियर है? देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक वापस बन सके, वो अभिक्रिया तो कहलाती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होगी, जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनेगा, वो क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या लगता है? यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दूसरी बात, जो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है उसमें क्या होगा? अभिकारक से उत्पाद बनेगा, और जैसे ही उत्पाद की मात्रा ज़्यादा होगी और अभिकारक की मात्रा कम होगी तो उत्पाद से वापस अभिकारक बनने लग जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए कहा जाता है कि यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण संपन्न नहीं होती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण संपन्न नहीं होती है। अब सबसे बड़ी बात, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को डबल मुख फलित ये के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बात और बता दूं, मैं आपको विशेष बात याद करनी है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उत्पाद में गैस बने
तो गैस बनेगी तो बाहर चली जाएगी, तो वापस बनना पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में गैस बन रही है, तो अगर वो अभिक्रिया बंद पात्र में संपन्न है तभी वो वापस से पॉसिबिलिटी हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि अभिक्रिया में गैस बने, यदि अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में गैस बने तो उसे बंद पात्र में संपन्न करवाना चाहिए। इसके अलावा इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से अभिकारक, इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे N2 + 3H2, बस ये इसी निशान की सहायता से हम पहचान कर पाएंगे कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। तो क्या बन गया 2NH3। और एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो H2O + H2CO3। एक वापस लाइट का कुछ, तो अब बात करें कि H2O + H2 को मतलब कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। तो क्या बनेगा इससे H3O + HCO3-। एक और एग्जाम्पल बता दूं, आपने देखा होगा कि जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन होती है। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो O2 और CO2 का परिवहन करता है, कि पहले O2 जुड़ती है, फिर उसके बाद CO2 वापस O2। तो वो कौन सी रिएक्शन के अंतर्गत है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 और CO2 का परिवहन, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 व CO2 का परिवहन या वहन बोल दो, वो कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर आता है। इसके बाद अपनी बात है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ कि सबसे पहली बात, जब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो यह अभिक्रिया केवल एक दिशा में संपन्न होती है, केवल एक दिशा में संपन्न। इसको रिप्रेजेंट, इसके लिए केवल ये निशान काम में लिया जाएगा, जब लग दिया केवल इधर से उधर, वापस पॉसिबिलिटी नहीं है। के द्वारा प्रदर्शित, क्लियर है। तीसरा, अभिकारक से केवल उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। अगर एग्जाम्पल की बात, जैसे कोयले को जला दिया, राख बन गया, अब राख से वापस कोयला बनना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ सिंपल से एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, जैसे C+O2 से CO2, CH4 + O2 से CO2 + 2H2O। ये क्या, मेथेन का दहन हो गया, ये कोयले का दहन। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने ये लिखे हैं वो किसके हैं? आपके कौन सी अभिक्रिया के? ये सब आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। इसके बाद कोई इतना विशेष बातें नहीं थी, फिर से मैं रिपीट कर दूँ। अगर जो बातें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, संपन्न नहीं होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होगी। इस निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल को विशेष बात नहीं है, ये चीज़ आपको पकड़नी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। इसका जस्ट उल्टा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में हो जाएगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है संसारण और विकृत गंधता, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जो अपनी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके लिए आपको फुल टाइम देता हूँ साइड में हटके, कि जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो चीज़ें आपने नोट नहीं की है लिखते समय वो आसानी से आप नोट कर सकते हो। इसके बाद अपना जो टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो अपना आता है
संसारण, और दूसरा आता है इसमें संसारण एवं विकृत गंधता। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? संसारण। क्या होता है कि धातुएं वायु तथा नमी के संपर्क में आने के बाद वो संसारित होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। तांबे के बर्तन होते हैं, वो वायु के संपर्क और नमी के संपर्क में आने पर उन पर हरे रंग की परत बन जाती है, और जो चांदी है वो काली पड़ जाती है। वो सब किसके एग्जाम्पल आपके? संसारण के एग्जाम्पल है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? जब कोई धातु आसपास के वातावरण में वायु व नमी के संपर्क में, जब कोई धातु आसपास के वातावरण में वायु व नमी के संपर्क में आती है तो संसारित मतलब नष्ट होने लगती है, संसारित होने लगती है, उसे संसारण कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल विशेष याद करना, और कुछ बातें हम यहाँ बात करेंगे कि लोहे पर जंग लगना, सब जानते हो लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने से रिलेटेड 3 बातें काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, क्वेश्चन आता है। पहले बात, लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या होता है? तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Fe2O3.X लिखा जाता है। तो लोहे पर जंग लगना, अब जंग लगता है तो लोहा कैसा लाल भूरा जैसा हो जाता है, वो आप सब जानते हो। तो लोहे पर जंग लगना Fe2O3.X क्लियर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में सदैव क्या होती है? वर्दी होती है। लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में वर्दी होती है। लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या होती है? वर्दी होती है। और एक चीज़ कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, जैसे आप उस पर पेंट कर देते हैं, उस पर पॉलिश कर देते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उससे सस्ती धातु का उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, आवरण बना दिया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जब उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर, अभी इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, जस्ता, जिसको आप क्या बोलते हो? जिंक। जस्ता या जिंक लिखते किससे? Zn। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अभी ये तो आपने लोहे के लिए बात होगी। अब तांबे के बर्तन है तो तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत जम जाती है। प्रसन्नता हरे रंग की जो परत जमती है उसका सूत्र क्या होता है? किस कंपाउंड के कारण होता है? चांदी काली होती है तो किसके कारण? तो तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत तो किस कंपाउंड के कारण होती है? क्लियर याद कर लेना, CuCO3.CuOH2। तांबे के बर्तनों पे जो हरे रंग की परत चढ़ती है वो किसके कारण होती है? CuCO3.CuOH2 के कारण। इसके बाद बात करें चांदी का काला पड़ना, क्या लिख रहे हैं हम? चांदी का काला पड़ना, तो ये किसके कारण होता है? AgS सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। तो ये तो बात की हमने संसारण। अब एक शब्द आपके यहाँ पर आता है विकृत
गंधता। जो वसा या तेलयुक्त खाद्य पदार्थ का वायु में वसा या तेलयुक्त खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने के कारण उनका गंध व स्वाद है वो चेंज हो जाता है, जिसे विकृत गंधता कहते हैं। और विकृत गंधता उस तेल या खाद्य वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होता है उसके ऑक्सीकरण होने के कारण होता है। अतः उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। और एक विशेष एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपने चिप्स की थैली देखी होगी, 5 रुपये की चिप्स की थैली इतनी बड़ी आती है, लेकिन चिप्स उसमें 4 ही आते हैं। तो उसमें रीज़न ये नहीं कि वो बड़ा पैकेट दिखाने के लिए उसके चिप्स चाहे 4 पैकिंग बड़ा, उसको क्योंकि तेल में तली हुई होती है तो उनको और काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है, सब जानते हो, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो विकृत गंधता की अगर हम बात करें तो तेल व वसायुक्त भोज्य पदार्थों को जो हम लिखें तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थों का तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से उनका स्वाद व गंध बदल जाता है, जिसे विकृत गंधता कहते हैं। अपने घरों में जो सब्जियां होती है, सुबह की सब्जी बनी होती है, शाम के समय जो माँ होती है उसको सुन के बता देती है कि सब्जी खराब या नहीं, तो वो होता क्या, सब्जियां तेल में बनी होती है, तो अगर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनका स्वाद और गंध दोनों चेंज हो जाती है। तो तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से उनका स्वाद व गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधता कहते हैं। तो विकृत गंधता का मुख्य कारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या पॉइंट है उसका, ऑक्सीकरण है। तो भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाया, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है, प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। और एक लाइन यहाँ पे लिख दो नीचे लगानी है कि चिप्स की थैलियों में इसी कारण N2 गैस भरी होती है। चिप्स की थैलियों में इसी कारण N2 गैस भरी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसमें N2 गैस भर देते, नाइट्रोजन गैस भर देते, तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो खराब नहीं होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो हमने स्टार्ट क्या किया, संसारण एवं विकृत गंधता। नॉर्मल चीज़ें आप जानते हो, केवल उसी की बात करेंगे जो अपने लिए स्पेशल है कि लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत बनना, चांदी का काला पड़ना, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, संसारण के हैं। ठीक है, लोहे पर जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Fe2O3.X2 लाल भूरे रंग का होता है। लोहे पर जब भी जंग लगेगा तो उसके भाग में क्या होती है, वर्दी होती है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसको यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तांबे के बर्तनों पे हरे रंग की जो परत बनती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, चांदी का काला पड़ना HgS। अब विकृत गंधता, तो विकृत गंधता का सीधा सा रीजन है कि ये किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण होने के कारण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एग्जाम्पल में मान सकते हो आप इसका। और इसको बचाने के लिए उसके अंदर क्या मिला जाता है, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। और इसी कारण जो चिप्स की थैलियाँ होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो ये अपना एक टॉपिक था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो NCERT और RBC बुक में जितना दे रखा था वो मैंने आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करवा दिया है। विशेषकर अभिक्रियाएं ईजी है, इनके जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।